ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो जो हमारे आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए फीटर ट्रेड के लिए एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिसका ये आज का हमारा 13वां क्लास है। इसके पहले के वीडियो या तो इसके पहले का अगर आपको क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्री एमसीक्यू सीरीज करके उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप पूरे के पूरे वीडियो इसके पहले के पूरे सीरियल नंबर से देख सकते हो। और अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी कितना हुआ है, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और साथ साथ में अगर आपको निम्मी का एमसीक्यू का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो कि एक है हिंदी प्लस इंग्लिश में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब 3 मल्टीपल लैंग्वेज में उसको अगर डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक हमने क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सीरीज आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो सीबीटी एग्जाम होती है उसके लिए, उसका प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन ही है। तो ये फीटर ट्रेड का एमसीक्यू का सीरीज है जो कि इंग्लिश प्लस हिंदी में रहेगा और क्वेश्चन भी 2 लैंग्वेज में रहेंगे। तो ये आज का 13वां क्लास है। तो इसके पहले 12 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। उसको देखना है तो आई बटन में भी जाके देख सकते हो या तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि अभी ये आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है और जो एमसीक्यू की पीडीएफ है उसमें भी ये पहला ही क्लास है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एज ए एक्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन ज्यादातर हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट कभी ध्यान में आ गया तो हिंदी में भी पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए बोलते तो हम हिंदी में ही है। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि जहां पे एक्स मार्क किया है किसको, हमारे रीमर को, तो उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में देखेंगे कि रीमर में एक्स रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे एंगल, देखो ये जो है ये हमारी सेंटर लाइन है, यानी कि ये सेंटर एक्सिस है। ठीक है, रीमर की सेंटर एक्सिस है। और ये जो एज होता है ना, एज के साथ जो एंगल फॉर्म हुआ है ना, उसका नाम पूछा है। क्या पूछा है, उसका नाम। तो उसको ध्यान में रखना है कि हेलिक्स एंगल कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ध्यान में रखिए किसके बीच का एंगल बोला गया है, जो सेंटर एक्सिस है, रीमर का जो सेंटर एक्सिस है और जो रीमर के ऊपर एज होते हैं, जो टीथ होते हैं ना, उसके बीच का एंगल पूछा गया, उसको एक्स मार्क किया था, तो उसको क्या कहा जाता है, हेलिक्स एंगल कहा जाता है। इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि हिंदी में भी पढ़ लेते। ठीक है, ड्रिल किए गए छेद के फिनिश करने के की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो देखिए उसको क्या कहा जाए, जैसे इसके पहले जो रीमर वाला क्वेश्चन आया था ना, सेम होल होने के बाद, अभी होल तो हो गया पर उसका क्या करना है, फिनिशिंग करना है। कभी कभी वो टाइट हो जाता है, मतलब उसका डायमीटर वगैरह कम हो जाता है, जो हमें फिट करना है उसके अंदर वो जाता नहीं प्रॉपर तरीके से, तो उसको फिनिशिंग में लाने के लिए हम रीमर का यूज करते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है, रीमिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि एक मतलब छेद करके उसका फिनिशिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको रीमिंग कहा जाता है। और यूज क्या करते हैं, तो रीमर यूज करते हैं। इसे ध्यान में रखना है आपको। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इस तरह का रीमर होता है। तो देखेंगे तो एक तरह का देखा जाए तो दूर से भी ड्रिल का बीट होता है ना, उसी तरह से आपको फील आ सकता है। तो ये कहाँ पे डालते हैं, जहां पे ऑलरेडी होल बना है, यानी कि हमने ड्रिल करके होल बना के रखा है, उसमें ये रीमर डाल के उसका एडजस्टमेंट करके, यानी कि उसका फिनिशिंग करते हैं उस होल का। तो उसके लिए ये रीमर यूज करते हैं। तो इस तरह का होता है। अभी अलग अलग टाइप होता है, हैंड वाला होता है अलग अलग, तो ये हैंड वाला है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद, व्हाई द रीमर्स हैव अनइवन, सॉरी हैंड रीमर्स है। ठीक है, हैंड रीमर्स है, जैसे इसके पहले डायग्राम दिखाया था ना आपको, उसका स्पेसिंग टीथ का अनइवन क्यों होता है। अनइवन का मतलब क्या होता है, अनइवन मतलब असमान। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जैसे ये हैंड रीमर था ना, इसके जो टीथ है, इसके ऊपर जो टीथ थे, वो टीथ अनइवन क्यों होता है। अनइवन का मतलब क्या, अभी हम टॉप व्यू से दिखाएंगे ना, तो ये रीमर का समझो जैसे ड्रिल का बीट होता है ना, उसी तरह से, मतलब टॉप व्यू से, मतलब इस तरह से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हर टीथ के बीच में ये जो एंगल होता है ना, यहाँ पे देखेंगे कितना है, 59.3 है, यहाँ पे देखेंगे 62.5 है, यहाँ पे देखेंगे मतलब अलग अलग एंगल है। तो ये पूछा गया है कि ऐसे टीथ में अलग अलग एंगल क्यों कहते हैं, मतलब क्यों किया जाता है।
तो चार्टरिंग को रिड्यूस करने के लिए ये अलग अलग एंगल रखे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा ए रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्लियरेंस एंगल इन अ ट्विस्ट ड्रिल बिट। और ट्विस्ट ड्रिल जो होता है ना, उसमें बोला गया है कि जो क्लियरेंस एंगल होता है वो काय के लिए रखा जाता है, उसका पर्पज क्या है। हिंदी में भी देखेंगे ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि उसको रखने के पीछे पर्पज क्या है, उसके पीछे मतलब क्या है। तो ये क्लियरेंस एंगल मतलब क्या होता है, ये जो हमारा सरफेस है जिसको ड्रिल कर रहे हैं और ये हमारे ड्रिल के साथ ये जो एंगल बनता है ना, ड्रिल के ये सेंटर एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है क्लियरेंस एंगल। क्या कहा जाता है, क्लियरेंस एंगल। अभी उसका आंसर एक नहीं है, आंसर 4-5 है, बट ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना, प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज, यानी कि ड्रिल के किनारे का घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका काम वही है क्लियरेंस एंगल का, कि वो क्या करे, फ्रिक्शन कम करता है, मतलब घर्षण कम करता है किनारे का, अगर क्लियरेंस एंगल है तो। अगर नहीं है तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना आपको ध्यान में आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे बोला गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग, ठीक है। अभी काउंटर सिंकिंग वर्ड ध्यान में रखना है आपको। देखो रिवरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कौन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे रिवेटिंग चाहिए, यहाँ पे रिवरिंग लिखा है हिंदी में, बट ये रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का एंगल क्या होना ये पूछा है। तो अभी देखिए, अभी यही क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से आएगा, सिर्फ कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी नहीं, ये हमने लगा दिया है बाहर से। तो अभी देखिए, काउंटर सिंक रिवेटिंग अगर बोलेंगे तो 75 रहेगा। अगर काउंटर सिंक, देखो हर बार काउंटर सिंक बोलेंगे बट रिवेटिंग बोलेंगे तो 75 रखना है, मतलब 75। उसके बाद सेल्फ टैपिंग बोलेंगे तो 80 देना है आंसर आपको। अगर हेड स्क्रू बोले, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल काउंटर सिंकिंग बोला है, ठीक है। काउंटर सिंकिंग कहाँ पे, सिर्फ काउंटर सिंकिंग वाला देखेंगे तो कहाँ पे गया, ये 70 काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग कहा गया है। जैसे रिवेटिंग कहेंगे तो हमें रिवेटिंग वाला आंसर देना है, जैसे 75 देखेंगे तो कहाँ पे, ए पे। अगर हेड बोलेंगे तो 90 डिग्री देना है, और चैम्परिंग एंड कहेंगे तो 120 डिग्री देना है। तो ये काउंटर सिंकिंग एंगल, तो ये आपको है ना, ये चारों हो सके तो याद रखना है, क्यों तो आगे में और से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अलग आंसर रहेगा। सिर्फ वर्ड क्या बदलता है, ये काउंटर सिंकिंग तो सेम रहता है, बट ये आगे काउंटर सिंकिंग के आगे जो भी बदल जाएगा ना, उसके कारण उसका आंसर भी चेंज हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इसका आंसर क्या है। अभी 75 फिलहाल के लिए ए है, आगे चल के क्वेश्चन चेंज हुआ तो आंसर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हेडेड ड्रिल ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग, यानी कि क्वेश्चन का ये कहना है कि जैसे हम ड्रिल करते रहता है ना, तो ड्रिल करते समय ड्रिल के ओवर हीट यानी कि ज्यादा गर्म होने के कारण क्या है, मतलब क्या क्या कारण से वो गर्म होता है। तो देखिए, उसका एंगल भी बदल गया है तभी भी गर्म होता है, उसका जो चक होता है उससे भी अगर बीट मतलब उसका एंगल अगर चेंज होता है, एक्सिस से अगर बाहर निकल जाता है तभी भी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद आपको पता है कि हमारा बीट क्या हो सकता है, टूट सकता है, यानी कि टूट ही जाता है लगभग। तो यहाँ पे पूछा है कि हीट क्यों होता है, तो अगर क्लियरेंस एंगल अगर इनकरेक्ट रहा तभी भी हीट होता है, क्यों तो इसके पहले भी क्वेश्चन आया था क्लियरेंस एंगल वाला, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है कि वो ज्यादा हीट होता है, और ज्यादा हीट हुआ तो क्या हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा बीट क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसी तरह का और एक आगे क्वेश्चन है, बट उसका ऑप्शन अलग है तो उसका आंसर भी अलग है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से उसके आंसर भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आप ही बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ, ठीक है। अभी एनलार्ज का मतलब क्या होता है, एनलार्ज यानी कि बड़ा। अभी देखो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, उस जहां पे भी जो भी प्लेट है जो भी है उसके ऊपर हमने ड्रिल कर दिया है ऑलरेडी। अभी वो ड्रिल को क्या करना है, एनलार्ज करना है, यानी कि क्या करना है, उसको बढ़ाना है, मतलब गहराई के लिए छिद्र को बड़े करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है, मतलब छिद्र को क्या करना है, हमने तो कर दिया है बट उसको क्या करना है, अभी बड़ा करना है, उसको क्या करना है, बड़ा करना है। तो उसको क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग। तो ध्यान में रखना है, काउंटर बोरिंग यानी कि ऑलरेडी होल है उसको क्या करना है, हमें बड़ा करना है, उसको क्या करना है, बड़ा करना है, तो उसको काउंटर बोरिंग कहा जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बट हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश है, ठीक है। तो उसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर, ठीक है। इसके पहले हमने आपको डायग्राम दिखाया था क्लियरेंस एंगल का। तो अगर वो मतलब जरूरत से अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूछा है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो तो क्या होगा। तो ध्यान में रखना है कि कटिंग एज विल बी वीक हो सकता है, यानी कि जो कटिंग एज होता है ड्रिल बिट का, जो कटिंग एज होता है बाहरी, तो उसको क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा ड्रिलिंग नहीं हो पाएगा अगर क्लियरेंस एंगल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा
अधिक अधिक रहेगा, हमारे काम से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो उसका कटिंग एज क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी कि कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। तो उसका सी ऑप्शन क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद What will happen if the spindle running out of the center while drilling? ठीक है, ठीक है। अब स्पिंडल कहाँ पे होता है, जहाँ पे ड्रिल बीट हमने लगाया वहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल लगा होता है। तो वही स्पिंडल को अभी यहाँ पे बोल दिया है कि वो क्या कर दिया, रनिंग आउट हो गया, मतलब वो क्या क्या हमारे एक्सिस से थोड़ा सा बाहर निकल गया समझो। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे तो समझो कि वो तिरछा हो गया। क्या हो गया, वो तिरछा हो गया, सिंपल सी भाषा में। यदि ड्रिल करने के दौरान स्पिंडल केंद्र के बाहर चला जाए, मतलब ये समझो कि हमारा ये अभी स्पिंडल में ये ड्रिल बिट लगा के रहेगा, ये अगर बाहर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली ये डायग्राम ये प्रॉपर नहीं, उसके हिसाब से इस तरह से डायग्राम चाहिए थी। अगर ये थोड़ा सा भी बाहर हो जाता है तो क्या हो जाता है कि जो ड्रिलिंग चल रहा है ना, वो मतलब कैसे अपना जगह चेंज करेगा ना, उसके कारण होल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या तो अनइवन हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से होल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ओवर साइज होल आर मेड, मतलब अधिक आकार का क्या हो जाएगा, छेद बन जाएगा, क्योंकि तो एंगल में नहीं है ना, वो मतलब ज्यादा इधर अंदर बाहर होगा, तो होल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो अलाइनमेंट भी उसका मतलब एक्सिस भी छोड़ दिया ना, तभी भी वही होता है। तो देखिए उसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। यदि ड्रिल के दौरान स्पिंडल केंद्र के बाहर चला जाता है तो क्या होगा, तो होल क्या कर देगा, वो बड़ा बना देगा। ठीक है, किसी कारणवश कभी कभी बीट भी टूट सकता है, बट अभी ऑप्शन के हिसाब से वही सही था। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क एज ए एक्स, जहां पे एक्स लिखा है, यहाँ पे पूछा है कि थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो ये देखेंगे बराबर कहाँ पे एक्स दिया है, ये यहाँ पे दिया है, यानी कि ये जो दो है ना, ये दोनों यानी कि पीच होता है, इसको क्या कहते हैं, पीच कहते हैं, यानी कि जो दो थ्रेड के बीच का अंतर होता है ना, उसको पीच कहा जाता है। तो जितना मतलब पीच क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा अगर पीच करते हैं तो कम घुमाने से भी ज्यादा अंदर तक डीप तक चला जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पीच कहा जाता है। तो पीच वाला ऑप्शन देखेंगे तो कहां पे, सी पे, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या रहेगा, सी रहेगा, पीच। तो ये कॉमन सी बात है, आपको फीटर वाले आपको अच्छे से पता है ये सब। ठीक है, उसके बाद व्हाट रिप्रेजेंटेशन इन ग्राइंडर व्हील, अभी ठीक है, अभी ग्राइंडर व्हील सभी को पता है, ग्राइंडर का जो व्हील होता है, जो गोल होता है, अभी उसका भी क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, यानी कि उसका स्पेसिफिकेशन होता है, बट वो कोडिंग में लिखा होता है। तो वही कोडिंग जैसे इस तरह का कोडिंग होता है, 32A 46H8V, इस तरह से वो कोडिंग है। तो ये इस कोडिंग में पूछा है कि व्हाट ए रिप्रेजेंट, मतलब ए जो है इस कोडिंग में जो ए है, वो ए का कहना क्या है, या तो उसका मतलब क्या होता है। तो आपको पता हो ना, उसके ए की जगह कभी दूसरा भी पूछ सकते, कभी वी पूछ सकते, कभी एच पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हिंदी में देखेंगे एक ग्राइंडर व्हील जिसका विनिर्देशन इतना है, तो उसमें से ए क्या है, ए क्या रहेगा, हर जो हमारा ग्राइंडर का व्हील होता है ना, उसका कोण अलग अलग होता है, क्योंकि उसका सॉफ्टनेस अलग होता है, उसका मटेरियल अलग होता है, सब कुछ। तो यहाँ पे पूछा था कि ए क्या है, ए मतलब क्या होता है, जो एब्रेसिव मटेरियल यूज करते हैं। देखो एक तो ए होता है, या तो यस होता है, यस रहा तो सिलिकॉन कार्बन होता है, ए रहा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बट ये क्या है, एब्रेसिव के टाइप है। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछ लेंगे, ये ग्रेन साइज है, ये ग्रेड है, ये स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड टाइप है, तो इस तरह से कुछ भी पूछ ले तो आपको बराबर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी ए पूछा गया है, तो ये क्या है, एब्रेसिव का टाइप है, तो एब्रेसिव का टाइप देखेंगे तो ये डी पे, तो हमारा आंसर क्या है, डी है। ठीक है, मतलब ये इसमें से ए सिर्फ हमें ए पूछा गया था। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज बी डन आफ्टर द ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक यानी कि एक एक्सिस में काम करने को ना, उसको कॉन्सेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे एक सेंटर एक्सिस होती है ना, उस तरह कॉन्सेंट्रिक में चलने को ना एक लाइन में कहेंगे, मतलब जनरल भाषा में अगर बोलना है तो यहाँ पे पूछा है कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडर व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसको ट्रूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रूनिंग कहते हैं। ट्रूनिंग करके वो एक्चुअली वो एक लाइन में लाया जाता है कि बराबर वो प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं, एक तरह से वो अलाइनमेंट कहेंगे, मतलब जनरल भाषा में है ना, उसको अलाइनमेंट भी कह सकते हैं। एक्चुअली अलाइनमेंट अलग है और ये अलग होता है, तो उसको ट्रूनिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को। तो उसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे पूछा है कि ब्लास्ट फर्नेस में से क्या उत्पादन होता है, यानी कि क्या मिलता है हमें। तो ध्यान में रखना, उसमें से पिग आयरन मिलता है अगर ब्लास्ट वाला फर्नेस यूज करते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि ब्लास्ट फर्नेस में से क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है पिग आयरन मिलता है। क्या मिलता है,
पिग आयरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर द मैग्नेट, बॉल बेरिंग एंड कटिंग टूल, ठीक है। अभी कटिंग टूल भी हार्ड होते हैं, मैग्नेट भी आपका परमानेंट वाला हार्ड ही होता है, बॉल बेरिंग भी तो वो भी हार्ड चाहिए क्योंकि तो उसके ऊपर भी बहुत लोड होता है। तो ये सब हार्ड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो उसके लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट का यूज करते हैं। क्योंकि तो ये जो भी एप्लीकेशन दी है, मैग्नेट हो, बॉल बेरिंग है, तो कटिंग वाली टूल है, वो उसका हार्डनेस ज्यादा होना, उसका हार्डनेस क्या होना, ज्यादा होना, मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना मैकेनिकल, तो इसलिए कोबाल्ट को यूज किया जाता है उसमें, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मच द कॉपर कंटेन इन पायराइट ओर, ठीक है। ओर मतलब क्या होता है, जिसको अयस्क कहते हैं। अयस्क यानी कि जैसे रॉ मटेरियल होगा ना एक टाइप का, क्यों तो जब हम मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट से जब निकालते हैं तो हमें डायरेक्ट कॉपर नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है, उसकी ओर मिलती है। ओर यानी कि अयस्क, अयस्क कहेंगे, यानी कि एक तरह का पत्थर ही मिलता है समझो, उसमें से हमें क्या होना है, अलग अलग मेटल बाहर निकालना होता है। तो वही तो यहाँ पे पूछा है कि दो तरीके के ओर होते हैं जिससे हमें कॉपर मिलता है। एक होता है मैलेचाइट होता है जिसमें 55% कॉपर निकलता है, जो भी लेंगे उसमें से 55%, और पायराइट बोलेंगे तो 32% हमें उसमें से कॉपर मिलता है। तो 32% मतलब क्या होता है, परसेंट में देखें तो 32% रहेगा, परसेंट में नहीं है तो 0.32 आपको ध्यान में रखना है। वही अगर हमें कॉपर कंटेंट इन अगर मैकेलाइट चाइट अगर कहा गया होता तो ये 55, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट ये 0.5 वाला दे सकते हो, या तो 0.55 भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद, विच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप ऑफ एसिड, ठीक है। अब ऐसा कौन सा मटेरियल है यहाँ पे पूछा है, ऐसी कौन सी धातु है कि जिसको अम्ल के लिए प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोधी है अम्ल का, कि यानी कि बहुत सारे एसिड है, मतलब बहुत सारे, अभी नंबर ऑफ एसिड है अपने पास, बट बहुत सारे एसिड है ना, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते। तो ऐसा कौन सा मेटल है, तो ध्यान में रखना है, तो इसको लीड वाला मेटल है, जो बहुत सारे एसिड को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, यानी कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट बाकी मेटल आपको पता है एसिड में डालेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शन होती है, ठीक है। इसलिए इसका सी आंसर क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वॉट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, ठीक है। अभी टेलीस्कोप तो आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, और गेज भी बताया। अभी किसी को गिनना है, छोटा मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम गेज का उपयोग करते हैं। तो टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो टेलीस्कोपिक गेज भी हम दिखा देते, ठीक है। इस तरह से होता है टेलीस्कोपिक गेज। तो ये क्या करते हैं, अगर डीप में अगर होल का डीप गिनना है हमें, मेजर द साइज ऑफ होल या तो कोई स्लॉट है उसका अगर हमें मेजरमेंट करना है, जहाँ पे हम घुस नहीं सकते ना, हम घुस नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, उसकी जगह पे उस टाइम पे हम टेलीस्कोपिक गेज यूज करते हैं। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड, ठीक है। ब्रोकन स्टड का अर्थ क्या होता है, जैसे आप ड्रिल वगैरह करते हो तो आपने देखा होगा किनारे किनारे पे, तो काटते हो तो उसके बिल्कुल किनारे पे है ना स्टड जमा होता है, मतलब वो वेस्टेज कहेंगे, उसको हाथ लगाएंगे तो कभी हाथ कट भी सकता है अपना। तो उसको निकालने के लिए नियर द सरफेस, वो सरफेस के नियर वाला अगर आपको निकालना है तो क्या पूछा है यहाँ पे कि उस मेथड का नाम क्या। देखो, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है, ऐसे पूछा है। तो उसको पिंक पंच मेथड कहा जाता है। जैसे अभी यहाँ पे है ना, ऐसे ठोक के हम निकालते हैं, तो ये जो होता है ना पिंक नहीं है, क्या है, प्रिक पंच है वो, ठीक है, प्रिक पंच है, ध्यान से, वो पिंक पढ़ लिया हमने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, प्रिक पंच मेथड कहा जाता है, जिससे क्या करते हैं, अगर जो भी मतलब अभी उस सतह के पास अगर जो भी काम किया है, ड्रिल किया है, काटा है, जो भी है, वहां का अगर हमें स्टड निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम प्रिक पंच मेथड से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड। अभी देखिए पिछली बार सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया था, मतलब आज के क्लास में, तो उसको कहा था काउंटर सीक हेड। तो यहाँ पे पूछा है काउंटर सीक हेड स्क्रू का कोण कितना होगा। तो अभी देखो ये हेड वाला वर्ड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेड वाला देखेंगे तो हेड में कितना होता है एंगल 90। तो इसके पहले ना रिवीटिंग आया था, रिवीटिंग के लिए 75 था, तो अभी इसका आंसर क्या रहेगा हमारा 90 रहेगा। क्यों, तो काउंटर सिंक क्या कहा है, हेड का है, इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बीट मार्क एज एक्स, ठीक है। जहां पे एक्स लिखा है इसका एंगल क्या है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन देखिए हमारे पास, तो देखिए ये जो एंगल है ना, मतलब देखेंगे यहाँ पे बराबर इस एंगल को कहा गया है लिप क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिप क्लियरेंस एंगल। देखेंगे तो ये बिल्कुल जो टिप वाला सरफेस है वहां से लेकर ये जो एंगल बना है, इस एंगल को कहा जाता है लिप क्लियरेंस एंगल, यानी कि डी आंसर क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट, ठीक है। अब ये जो हेलिक्स एंगल होता है ना, उससे पूछा है कि कौन सा एंगल, विच एंगल डिटरमाइंड, कौन सा एंगल डिटरमाइन
डिटरमाइन कर सकते हैं। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोन किस कोन की निर्धारित मतलब किस कोन से निर्धारित होता है, यानी किस कोन से हमें पता चलता है, तो ध्यान में रखना है उसको रैक एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैक एंगल। ये जो एक्सिस के साथ इसका एंगल बना जाता है ना, उसको रैक एंगल कहा जाता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि जो कटिंग एज और हमारा एक्सिस होता है उसके बीच का एंगल होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? रैक एंगल कहा जाता है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद है नेक्स्ट, What is the use ऑफ रीमर। अभी रीमर का यूज पूछा है, इसके पहले भी हमने आपको रीमर दिखाया था। क्या था उसका? वो फिनिशिंग करने के लिए जनरल यूज करते, बट ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन का भी क्या कहना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ड्रिल होल है, एनलार्ज है, फिनिशिंग द करेक्ट साइज ऑफ ड्रिलिंग होल। देखो ये हम शुरुआत में है ना, रीमर के ऊपर क्वेश्चन था पहला के दूसरा, तभी हमने बताया था कि वो क्या करता है, करेक्ट साइड में सेट करने के लिए हम रीमर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द पर्पज ऑफ यन ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, ड्रिल के भी ना टाइप होते हैं, जो ड्रिल का बीट होता है ना उसके अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ पे यन टाइप पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा है टाइप यन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, यानी कि सीधा सीधा वो कब यूज करेंगे और उसका काम क्या होगा, तो उसमें क्या फर्क है। तो देखो ये यच है, ये यन है और ये यस है। तो देखेंगे यच में 10 से 13 डिग्री का एंगल है, यन में 18 से लेकर 30 डिग्री का एंगल है और 35 से 40 डिग्री एंगल है यस में। तो देखो यन टाइप कहाँ पे यूज करते हैं? नॉर्मल लो कार्बन स्टील है वहां पे। यच कहाँ पे? हमारे पीछे देखना है आपको, हार्ड स्टील के लिए। और यस कहाँ पे? सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए। तो हमें अभी क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था यन। तो यन कहाँ पे यूज होता है? नॉर्मल और लो में। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कहाँ पे यूज होता है? यूज फॉर नॉर्मल एंड लो कार्बन स्टील। तो ये आपको क्या करना है, ये तीनों 1 2 तीनों भी याद रखना है कि तो कब क्या होगा कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर ये क्लास या तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।